Assalamu alaikum. So today our topic of discussion is inflammation. Inflammation is the response to eliminate the initial cause of cell injury or to remove the necrotic cell that results from original insult and to initiate tissue repair. ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए इन्फ्लेमेशन के. नंबर 1 टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ सेल इंजरी. ठीक है, जिस वजह से सेल इंजरी हुई है हमने उसको एलिमिनेट करना है. ठीक है. नंबर 2 क्या होता है कि टू रिमूव द नेक्रोटिक सेल. ठीक है, जो भी नेक्रोज्ड या डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए. एंड टू इनिशिएट टिश्यू रिपेयर, और प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, ये तीनों रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, देखिए इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं. इन्फ्लेमेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है. The inflammatory response itself can be harmful to the host if the reaction is excessive, prolonged or inappropriate. वैसे तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है. ठीक है, कि वो क्या करता है कि जो भी कॉज ऑफ सेल इंजरी होता है उसको रिमूव करता है. ठीक है, नेक्रोटिक सेल को रिमूव करता है, टिश्यू रिपेयर को स्टार्ट कराता है. लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, वो एक्सेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस, जैसे कि सेप्टिक शॉक में होता है. ठीक है, या अगर कोई प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन चला जाता है जैसे टीबी वगैरह, या अगर इनअप्रोप्रिएटली परफॉर्म हो जाता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. ठीक है, जैसे कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती है जिनमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देती हैं ऑटो एंटीजेंस को, बॉडी की अपनी एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं. ठीक है, तो ये सारे इन केसेस के अंदर जो है वो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन उन्होंने हमें दिया है. कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ रूबर एंड कलर. ठीक है, रूबर एंड कलर, रेडनेस एंड वार्मथ. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेडनेस या वार्मथ कैसे होती है, वेजो डायलेशन होती है. ठीक है, वेजो डायलेशन होती है रिलैक्सिएशन ऑफ स्मूथ मसल्स की वजह से. ठीक है, वेजो डायलेशन होती है. जब वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. ठीक है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो एरिया जो होगा इन्फ्लेमेशन का एरिया वो रेड भी हो जाएगा, वो हाथ लगाने से वार्म भी होगा, वार्म होगा. ठीक है, ये पहला साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, और ये अब है कि रिलैक्सिएशन ऑफ आर्टीरियोलर स्मूथ मसल्स क्यों हुए, वो इसलिए हुई. ठीक है, क्योंकि जब जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, वहाँ पर सर्टेन मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं. जैसे कि यहाँ उन्होंने हमें बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ होते हैं. ठीक है, तो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होती है, ठीक है, वहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सर्टेन सेल्स जो होते हैं उनसे रिलीज़ होते हैं. और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं ये वेजल डायलेशन कराते हैं. जब वेसल को ये डायलेट कराते हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी उस एरिया में और वो वार्म टू टच होगा. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्यूमर. ट्यूमर क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, उस एरिया की स्वेलिंग हो जाती है. एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शन और डिसरप्शन फ्रॉम द टिश्यू डैमेज. ठीक है, अब ये क्यों होती है स्वेलिंग? ठीक है, कि जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं टिश्यू डैमेज की वजह से, तो वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, जब वेसल की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो सारा जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा वो लीक करेगा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से और सारा इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा. तो इसलिए ये एमसीक्यू आता है कि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो जो फ्लूइड लीक होकर आता है, वेदर इट इज़ ट्रांसुडेट और इट इज़ एक्सुडेट. ठीक है, तो इस एमसीक्यू का आंसर आप याद रखें कि जब भी इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जब एंडोथीलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो लीक करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, तो वो फ्लूइड क्या होता है, वो एक्सुडेट होता है. ठीक है, ट्रांसुडेट नहीं होता, वो एक्सुडेट होता है. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या है कि इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है. एंडोथीलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, अब ये आ जाता है कि कौन से मीडिएटर्स होते हैं जो एंडोथीलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं. ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन जो होते हैं. देखिए, ये सारे मीडिएटर्स होते हैं, देखिए, जो एंडोथीलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वेसल की परमेबिलिटी बढ़ती है और बाहर सारा एडीमा फ्लूइड बाहर आ जाता है. देखिए, सेल की स्वेलिंग हो जाती है. देखिए, उस एरिया की स्वेलिंग हो जाती है. इन्फ्लेमेशन जहाँ पर इन्फ्लेमेटरी एरिया होता है वहाँ पर स्वेलिंग. तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेडनेस हो जाएगी, वार्म हो जाएगा वो एरिया और वहाँ की स्वेलिंग हो जाएगी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेलोर. डेलोर क्या होता है कि वहाँ पे पेन होगी. ठीक है, उस एरिया के ऊपर पेन होगी. ठीक है, अब पेन क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो सेंसिटाइज हो जाती हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं. अब ये पेन मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं जो पेन को मीडिएट करते हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एमसीक्यू में आता है. ब्रेडिकाइनिन होता है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, तीसरा हिस्टामिन जो है. ये 3 आपके पेन मीडिएटर्स हो गए.
ठीक है। और लास्ट पे आ जाता है कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक है, उस एरिया का, इन्फ्लेमेटरी एरिया का फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें दे दिया। आगे आ जाता है, ये तो हमारे पास कार्डिनल साइंस थे, ठीक है, कि साइंस क्या क्या होंगे। हमें एरिया रेड मिलेगा, हमें एरिया वार्मथ मिलेगा, हमें एरिया की स्वेलिंग मिलेगी, हमें वहाँ पे पेन मिलेगी और वहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस का, जहाँ भी कहीं इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो फीवर हो जाता है। जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, ठीक है, तो पेशेंट को फीवर हो जाता है। फीवर क्यों होता है? पायरोजेंस होते हैं, सर्टेन ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, जो कि सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस को जो है ना वो इफेक्ट करती हैं, और सेट पॉइंट को जब वो कम कर देंगी, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे भी पेशेंट को फीवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो सेट पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो इवन टेम्परेचर बढ़ता रहेगा अंटिल उसको फीवर हो जाए, ठीक है। तो ये जो पायरोजेंस होते हैं ये फीवर कॉज करते हैं। कैसे? कि ये जो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, उसको जाकर उसकी एक्टिविटी को, उसके सेट पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर, ठीक है, फॉर द फीवर होता है, उसमें दो मीडिएटर्स आपने याद रख लेने हैं। एक होता है इंटरल्यूकिन 1 और दूसरा होता है TNF। ये भी MCQ में पूछा जाता है कि फीवर का मीडिएटर कौन सा है, तो हम इंटरल्यूकिन 1 को प्रेफर करते हैं, ठीक है, टू TNF, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूडोमोनास इन्फेक्शन, अगर सूडोमोनास के इन्फेक्शन के बाद फीवर हो रहा है तो फिर आप TNF को प्रेफर करेंगे, ठीक है, टू इंटरल्यूकिन 1। ओके ओके। सो नेक्स्ट इज़ ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। जब हम पेशेंट का CBC कराएंगे तो हमें WBC काउंट रेज मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, हमें एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंटरल्यूकिन 6 जो है वो नोटेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? लिवर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने हमें इन्हीं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है और टाइप्स बताई हैं कि कौन कौन से तरह के एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं। पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, फेरेटिन है, फाइब्रिनोजन है, हेप्टोग्लोबुलिन है, हेप्सिडिन है, प्रोकैल्सिटोनिन है और सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरह से याद रख लेना है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इनके नाम याद रख लेना है कि MCQs में ये आ जाता है बाज़ दफ़ा कि इसमें से एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो है वो आपने बताना है और उसमें ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो फिर करेक्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है? ऑप्सोनिन दैट फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट एंड फैसिलिटेट करता है फेगोसाइटोसिस के अंदर, ठीक है। फेरेटिन क्या करता है? आपको पता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है ना वो बेसिकली फेरेटिन होती है, ठीक है। तो फेरेटिन बाइंड करता है और आयरन को अपने साथ सिक्वेस्टर करा लेता है, ठीक है, और माइक्रोबियल आयरन स्कैवेंजिंग जो है ना उसको इनहिबिट कर देता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये कोएगुलेशन फैक्टर है, एंडोथेलियल रिपेयर को प्रमोट करता है। हेप्टोग्लोबुलिन क्या करता है? हेप्टोग्लोबुलिन जो है वो बाइंड करता है, ठीक है, टू द हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये भी MCQ आता है कि हेप्टोग्लोबुलिन जो है, ठीक है, हेप्टोग्लोबुलिन जो है वो बाइंड करता है टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। हेप्टोग्लोबुलिन किसके साथ बाइंड करते हैं? हेप्टोग्लोबुलिन जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और साथ में एक MCQ आता है कि हीम किसके साथ बाइंड करता है? तो हीम बाइंड करता है हीमोपिक्सिन के साथ, ठीक है। ओके। So next is hepcidin. Hepcidin decreases iron absorption, ठीक है, by degrading ferroprotein and iron release करा देता है। anemia of chronic disease में hepcidin होता है। प्रोकैल्सिटोनिन जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। सीरम अमाइलॉइड ए जो है वो भी सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस के अंदर एलिवेट हो जाती है। ओके, नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन होता है, ट्रांसफेरिन होता है और ट्रांसथायरेटिन होता है, ठीक है। अब इसको हम प्री एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है, ये कंजर्व करता है अमाइनो एसिड्स को, ठीक है, फॉर पॉजिटिव रिएक्टेंट्स। ओके, ट्रांसफेरिन क्या करता है? ट्रांसफेरिन क्या होता है? ट्रांसफ़र करता है आयरन को, ठीक है। जो ट्रांसफ़र फॉर्म ऑफ आयरन है वो ट्रांसफेरिन है, वो नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट। और फेरेटिन जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है वो पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट में आ जाता है। और एल्ब्यूमिन जो है वो रिडक्शन, उसकी जब रिडक्शन हो जाती है तो वो कंजर्व करता है अमाइनो एसिड्स को फॉर पॉजिटिव रिएक्टेंट्स। यानी कि जो पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है वो अप रेगुलेट होते हैं तो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव जो है जब उनकी कमी हो जाती है, ठीक है, जब वो उनकी रिडक्शन होती है तो वो फिर वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। ओके, आई होप ये कार्डिनल साइंस और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
Thank you very much.